वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग अपने इस सेशन में कक्षा 12 के फिजिक्स के संधारित्र और परावैद्युत की चर्चा करेंगे। संधारित्र और परावैद्युत के इसके पहले वाले लेक्चर में आपको धारिता की परिभाषा बताई गई, विद्युत गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र बताया गया, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, इसकी चर्चा हम इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हमको चर्चा करनी है कि अगर दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो इनको जोड़ने पर क्या होता है। वास्तव में अगर दो आवेशित चालक हैं और इनको हम एक पतले तार के द्वारा जोड़ दें तो उनको जोड़ने पर आवेश पुनर्वितरित हो जाता है, माने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। और जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो यद्यपि कुल आवेश का मान नियत रहता है, लेकिन आवेशों का पुनर्वितरण हो जाने से एक विभव दोनों पर बराबर हो जाता है। आपको इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आवेश जब दो चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। एक चालक से दूसरे चालक की तरफ आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, और जब विभव समान हो जाता है तो फिर आवेश का प्रवाह रुक जाता है, और इसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यानी हमको देखना है दो आवेशित चालकों, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। और उस पुनर्वितरण की बात हमको करनी है। इसमें एक उभयनिष्ठ विभव होगा और ऊर्जा की हानि भी होती है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि दो चालक हैं, अगर आपको ये थ्योरी भी लिख लेनी है, माना दो चालक हैं ए और बी, या माना दो चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं, उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हैं, उन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्रमशः Q1 और Q2 हैं। तो Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2। ये आप परिभाषा पढ़ चुके हैं Q बराबर CV की। अब अगर दोनों चालकों को पतले तार से जोड़ दिया जाए तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होने लगता है, और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। तो अगर हम मान लें कि ये चालक अधिक विभव वाला है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले चालक से दूसरे चालक की ओर धन आवेश का प्रवाह होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। यानी कुल आवेश हो जाता है Q बराबर Q1 प्लस Q2, और इसको हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2, और कुल धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। यानी जोड़ने पर कुल आवेश हो गया और कुल धारिता हो गई। अब जोड़ने के पश्चात अगर उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव V हो तो V बराबर Q बाई C, ये परिभाषा बताई गई है, और C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये मान हम लगा देते हैं तो हमको विभव का मान, उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात हो जाता है। इसकी सहायता से हम उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि आवेश जो पुनर्वितरित हुए वो कितने होंगे। पुनर्वितरित आवेश, पुनर्वितरित आवेश क्रमशः Q1 डैश तथा Q2 डैश हो तो Q1 डैश क्या हो जाएगा C1V, और Q2 डैश हो जाएगा आपका C2V। अब हम अगर इनका अनुपात निकालें कि कितना आएगा, तो C1V अपान C2V। V क्यों है? क्योंकि अब उनका विभव समान हो जाता है।
तो इस प्रकार से C1 बटा C2 आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो जो पुनर्वितरित आवेश की मात्रा है वो पुनर्वितरित आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। धारिता की चर्चा हम कर चुके हैं पहले। तो जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं तो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है और पुनर्वितरित आवेश उन धारिताओं के या उन चालकों के धारिताओं के अनुपात में होता है। यानी पुनर्वितरित आवेश उन चालकों की धारिताओं के अनुपात में हमको प्राप्त होता है। जो नया आवेश है धारिताओं के अनुपात में होता है। अब यहाँ पर अगर स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाली जाए, स्थानांतरित आवेश A से B पर, A से ही जा रहा था क्योंकि A का विभव अधिक था, तो A से B पर स्थानांतरित आवेश कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 माने C1 V1 माइनस C1 V, C1 कॉमन ले लेंगे, V1 माइनस V और V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ C1 V1, V की वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 और अपान C1 प्लस और यहाँ हम अगर इसको सरल करते हैं C1 V1 प्लस C2 V1, C1 V1 माइनस C2 V2 अपान C1 प्लस C। तो यहाँ C1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा मान होगा C1 V1 कट जाएगा, C2 कॉमन आ जाएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 अपान V1 प्लस V। ये हमारी स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी जो एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ चर्चा की कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश पुनर्वितरित हो जाता है। पुनर्वितरण का कारण क्या है? क्योंकि दोनों के आवेश अलग अलग थे, आवेश अलग अलग होने के कारण विभव अलग अलग थे, इसलिए आवेश अलग अलग थे। तो उच्च विभव यानी जो धन आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं और वो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जा रहा है इसलिए आवेश पुनर्वितरित हो जाता है। अब आवेश पहले वाला नहीं रह जाएगा और वो पुनर्वितरित आवेश C1 अपान C2 के अनुपात में होता है, माने धारिताओं के अनुपात में आवेश बढ़ जाता है। और इसके पश्चात स्थानांतरित आवेश की बात करें तो A से B पर जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा होती है वो हमारा ये प्राप्त होता है C1 C2 V1 माइनस V2 अपान V1 प्लस V2। अब इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास भी होता है, यानी जब हम पुनर्वितरण करते हैं तो आवेशों के पुनर्वितरण में या चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। उस ऊर्जा की हानि का सूत्र प्राप्त करना है, इम्पॉर्टेंट सूत्र हो सकता है न्यूमेरिकल के लिए। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर एक सवाल आपको निश्चित रूप से मिल सकता है परीक्षा में। तो ये टॉपिक जो है आज का, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, छोटे छोटे सवालों के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो चालकों के जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है और पुनर्वितरण की इस क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। तो उस ऊर्जा की हानि का सूत्र प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से ये कह सकते हैं कि जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश प्रवाहित होता है तो इस क्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य जो कुछ कार्य किया जाता है, वही कार्य जो होता है वो ऊर्जा हानि के रूप में प्रदर्शित होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें कि जोड़ने के पहले, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा क्या होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर इनको जोड़ो। ये जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा हुई, यानी हम इसको U कह सकते हैं। और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा हाफ C1 प्लस C2 यानी C और V स्क्वायर। तो C माने C1 प्लस C2 और V का मतलब हुआ
उभयनिष्ठ विभव जो हमने निकाला है। इसलिए ऊर्जा हानि, अब हानि होगी या लाभ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमने ऊर्जा हानि लिख दिया है U माइनस U डैश हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। और इस प्रकार से इसको अगर हम सरल करें तो हाफ कॉमन हो जाएगा, C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V का मतलब हुआ उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको लिखाया गया C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला यहाँ हम पुट कर देंगे, C1 प्लस C2 और ये होल स्क्वायर। अब हम अगर हर बराबर कर दें तो हर बराबर करने के पहले ये एक घात कट जाएगी, एक घात ये कैंसिल हो जाएगी और एक घात यहाँ गुणा करेंगे, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और अपान C1 प्लस। अब हम इसको सरल करें अगर तो आपके पास ये 1/2 बाहर रहेगा, डेल्टा U 1/2 C1 प्लस C2। जो हर लिखा हुआ था वो हमने पूरा बाहर लिख दिया। बाकी आपका क्या बचेगा, सरल करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, ये C1 से गुणा हुआ, अब C2 से गुणा होगा C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये गुणा होगा। और यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो सब पद माइनस हो जाएंगे, V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 और आप देखें ये पद कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, C1 C2 कॉमन हो गया, 2C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 और हम इसको इतना भी पढ़ सकते हैं C1 C2 अपान 2C1 प्लस C2 और इसको V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर आया है। V1 डिफरेंस V2 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि चाहे V1 बड़ा हो तो V1 माइनस V2 और V2 बड़ा हो तो V2 माइनस V2। होल स्क्वायर ना भी लगाएं तो ये चूंकि वर्ग है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। C1 C2 C1 प्लस C2 ये सब धनात्मक राशि है, यानी डेल्टा U का मान धन में आएगा और डेल्टा U का मान धन में आने का मतलब हुआ कि जो हमारा ऊर्जा है वो पहले से घट जा रही है, यानी ऊर्जा हानि हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं तो चालकों को जोड़ने पर सदैव आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि निश्चित रूप से होती है, ऊर्जा की हानि होती है और उस पुनर्वितरित आवेश की मात्रा का हम कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि दो गोलाकार चालक हैं जिनके व्यास दिए हुए हैं डायमीटर D1 और D2, या कभी कभी रेडियस दे देता है R1 और R2, और उस केस में उभयनिष्ठ विभव पूछता है, ह्रास हुई ऊर्जा पूछता है और पुनर्वितरित आवेश पूछता है। तो ऐसे केस में आप C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 A पढ़ाया गया, तो A की जगह अगर आपके पास रेडियस दिया है तो R1 हो जाएगा और डायमीटर दिया है यानी व्यास दिया है तो D1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से C2 का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 हो जाएगा और अगर डायमीटर दिया है तो D2/2 हो जाएगा। और C1 C2 का ये मान आप यहाँ रख देंगे। उभयनिष्ठ विभव V बराबर आपको बताया गया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इसमें रख देंगे
तो आपको उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा। इसमें रख देंगे तो आपको ह्रास हुई ऊर्जा मिल जाएगा। अगर हम देखें इस केस के लिए तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 v1 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2 v2 और बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2। 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेकर काट दीजिए, आपके पास बचेगा r1 v1 प्लस r2 v2 अपान r1 प्लस r2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो जाता है। ये रेडियस है, ये ध्यान रखेंगे v और r एक ही तरह का न लगे, इसके लिए हम बदल कर थोड़ा सा इसको इस तरीके से करेंगे। ये रेडियस है, ऐसे बनाइए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हो जाता है अगर रेडियस दिया है। और यहीं पर अगर डायमीटर दिया है तो जब हम r की जगह d/2 रखेंगे तो वो 2 कट जाएगा, यानी हमारा सूत्र आ जाएगा d1v1 प्लस d2v2 अपान d1 प्लस। और इसी की सहायता से अगर हम यहाँ पर ह्रास हुई ऊर्जा निकालें तो ह्रास हुई ऊर्जा क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2 v1 माइनस v2 या डिफरेंस v2 एक ही बात है, और 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2। यहाँ भी r1 उसी तरीके से होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाता है। और हम यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें तो कट जाएगा, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा, वो 2 कटेगा यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन 0 r1 r2 अपान r1 प्लस r2। क्यों हो गया, ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेकर कट गया है तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 r1 r2 अपान r1 प्लस r2 और v1 डिफरेंस v2 का होल स्क्वायर। और इसी को अगर हम रेडियस की जगह डायमीटर दिया होता तो r1 की जगह d1/2 और r2 की जगह d2/2 हो जाता। तो d1/2 d2/2 यानी बटे में 4 हो गया, 1 2 कट जाएगा, 1 2 बचा और वो 2 यहाँ बटे से कट जाएगा। यानी आपके पास जो फार्मूला बचेगा पाई एप्सिलॉन 0 d1 d2 अपान d1 प्लस d2 और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हुआ यदि गोलाकार चालक है, यदि गोलाकार चालक है तो ये विशेष कंडीशन आप देख सकते हैं कि विशेष स्थिति है। अगर गोलाकार चालक है तो आपका ये पूरा डेरिवेशन ये इतना हो जाएगा, इतना आपका ये डेरिवेशन होगा जो गोलाकार चालक की शर्त हो जाएगी। ये पूरी शर्त गोलाकार चालक के लिए उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा, हमको ह्रास हुई ऊर्जा मिल जाएगी और इसका प्रयोग हम सवाल में कर सकते हैं। ये डेरिवेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसमें ये आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास हुई ऊर्जा पूछा जाता है जब चालक गोलाकार हैं जिनके रेडियस अथवा डायमीटर दिए हुए हैं, त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हम ऊर्जा ह्रास और उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको बात करनी है कि संधारित्र क्या होते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम भी था संधारित्र और परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ। तो संधारित्र क्या होते हैं, संधारित्र एक संयोजन है, एक ऐसा समायोजन हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बदले उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। धारिता क्या थी, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। कोई पदार्थ का कोई चालक आवेश धारण करने की जो क्षमता रखता है उसे ही हम चालक की धारिता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम धारिता बढ़ा सकें, धारिता बढ़ाने का मतलब हुआ उपस्थित आवेश की मात्रा बढ़ा सकें,
तो अगर कोई ऐसा समायोजन है जो उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसके आकार को बिना बदले बढ़ा सकता है तो वही समायोजन संधारित्र कहलाता है। माने संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसके आकार को बिना बढ़ाए बढ़ा सकता है। तो यही जो सिस्टम है, यही जो निकाय है, यानी इस तरीके का जो एक समायोजन तैयार होता है वही समायोजन संधारित्र कहलाता है। और जब हम इसके चालक के आकार को नहीं बदलते हैं तो उस पर संग्रहित आवेश की मात्रा बदल जाए तो ये हमारा समायोजन संधारित्र हो जाता है। अब अगर हम V विभव यानी Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है तो Q बराबर C। अगर हम Q आवेश दे रहे हैं और Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है तो चालक की धारिता C हो जाती है। इसलिए अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि विभव को कम करें तो कम करने के लिए किसी चालक के विभव को अगर हम कम करें और पुनः उसी विभव V तक लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है और यही संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। या ये कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है या इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है और यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। अब हम उसको और आवेश दे सकते हैं। एक चालक है और इस चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक लाएं तो अनावेशित चालक लाएंगे तो इसका आवेश यानी इसका विभव कम हो जाएगा, आवेश कम हो जाएगा। तो जब विभव कम होगा तो अब हम इस अनावेशित चालक को अगर पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से जोड़ने पर इसका विभव और कम हो जाएगा। यानी हम इसको और विभव बढ़ाने के लिए Q समानुपाती V होता है, विभव बढ़ाने के लिए हमको आवेश बढ़ाना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसके आकार को बिना बदले इसको और आवेश तक चार्ज कर सकते हैं और आवेश दे सकते हैं और यही वास्तव में संधारित्र है। यानी संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक दूसरा अनावेशित चालक रखा जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है और यदि अनावेशित चालक को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो अनावेशित चालक का विभव और कम हो जाता है और इस प्रकार से हम और उसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। अब बात आती है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो अगर संधारित्र का संधारित्र देखना है तो संधारित्र वास्तव में किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप हों और वे परस्पर समान और विपरीत आवेश वाले हों। यानी उन पर बराबर और विपरीत आवेश हो। अगर बराबर और विपरीत आवेश वाले दो चालक हैं और समान आकार के हैं तो समान आकार का मतलब हुआ किसी भी आकार के हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बराबर और विपरीत आवेश हैं तो ये समायोजन संधारित्र कहलाता है और ये संधारित्र की प्लेटें कहलाती हैं। और संधारित्र की धारिता हम इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करेगा। अब बात ये आती है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। संधारित्र की धारिता का मतलब हुआ संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा और उसके विभव के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चूंकि आपको ये बात बताई गई कि दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। ये दो प्लेटें हो गई और एक को प्लस चार्ज दिया गया है और एक को माइनस चार्ज दिया गया है और एक को ये पृथ्वी से अर्थिंग कर दिया। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार के चालक की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं, तो ये दो प्लेटें हो जाती हैं और ये संधारित्र का निर्माण करती हैं। अब जो इनको प्रभावित करता है वो कारक, जो पहला कारक है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है। माने संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है
और C समानुपाती A होता है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। माने अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हमको बड़ी प्लेटों का क्षेत्रफल माने बड़ी क्षेत्रफल की प्लेटों का उपयोग संधारित्र के निर्माण में करना होगा। अगर हम बड़े क्षेत्रफल की प्लेटें ले लें तो संधारित्र की धारिता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। C समानुपाती A। और दूसरी बात, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C समानुपाती 1/D, यानी अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। C समानुपाती 1/D माने प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, माने प्लेटें पास पास होनी चाहिए। अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। C समानुपाती 1/D। और एक तीसरी बात आती है C समानुपाती K। K क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, माने जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। चूंकि आपको ये पढ़ाया गया है कि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, तो जब K का मान 1 से अधिक होता है तो जब हम कोई परावैद्युत माध्यम रखेंगे तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है और माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए जब हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये 3 बातें स्पष्ट हो गई कि संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, प्लेटों के आकार पर। प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है, माने अगर हम प्लेटों का आकार बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। बड़े आकार की प्लेट लेने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दूसरी बात, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी, क्योंकि D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। माने धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना होगा। जब प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। और तीसरी बात कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो परावैद्युत माध्यम रख देने पर प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक अगर K है तो धारिता K के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई भी परावैद्युत रख सकते हैं, कांच रख दें, पैराफिन रख दें, मोम रख दें, तेल रख दें, अभ्रक रख दें। तो इन सब की परिस्थितियों में जब हम संधारित्र की धारिता को देखते हैं तो संधारित्र की धारिता निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारक हुए जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं, संधारित्र की धारिता पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। और इस प्रकार से ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट से भी। और अगर आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है तो डे बाय डे एक एक लेक्चर आपको समझना होगा, एक एक लेक्चर से जुड़ना होगा, नहीं तो आप उस चैप्टर को मिस कर देंगे, वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज के टॉपिक को आप देखें, इसका नोट्स तैयार करें। नोट्स के लिए हमने आपको तरीका बताया है कि जो हम बोलते रहते हैं उसी को आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। बस ज़रूरत इसकी है कि आप वीडियो को रिप्ले कर कर बार बार देखें, पास करें फिर देखें, पास करें फिर देखें, तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अपना सिलेबस अपडेट कर पाएंगे, सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना सिलेबस ऑनलाइन माध्यम से जो तमाम इस तरीके के माध्यम हैं उनका प्रयोग करके आप अपना सिलेबस निश्चित रूप से कंप्लीट करते रहें। अन्यथा की स्थिति में परीक्षा जब होगी तो आपके लिए ये एक समस्या उत्पन्न होगी। सिलेबस कंप्लीट होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो परीक्षा में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।